घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने दाखिल किया नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया जनसभा को संबोधित। घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ के साथ झामुमो और गठबंधन दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोमेश सोरेन को जीत दिलाने की अपील जनता से की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार वोट बंटने नहीं देना है। अभी हमारे विपक्ष के लोग अलग अलग राज्य से 1 दर्जन मुख्यमंत्री के साथ यहां डेरा डाले हुए हैं। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या 2 दर्जन भी आ जाए तो उस पर अकेला यहां का मुख्यमंत्री भारी पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री हम नहीं हैं, यहां के मुख्यमंत्री आप यानी जनता हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बदौलत हम फिरकापरस्त लोगों से लोहा लेते हैं और आने वाले दिनों में विरोधी लोग जो गोला फेंकेंगे उस गोले का हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जो जहां से आया है उससे भी दूर चले जाएगा। यहां उपस्थित होकर झामुमो और गठबंधन प्रत्याशी सोमेश को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत आभार और जोहार। नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा दिशोमगुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके पीछे पीछे ही हमारे बड़े भाई मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया। न जाने क्या संयोग है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करती है कि हमने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। युवाओं के लिए खुशखबरी। 6 नवंबर को 7000 सहायक आचार्यों को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित लगभग 7000 सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसे लेकर सरायकेला में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री से इस पर स्वीकृति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले ये कार्यक्रम रांची में आयोजित होना था, लेकिन बाद में इसे सरायकेला में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। समारोह में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अलावा इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2748 पद भी सम्मिलित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सबसे अंत में इसका परिणाम जारी किया था। ये प्रतियोगिता परीक्षा 26,001 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि इसमें 9,348 अभ्यर्थियों का चयन ही हो सका है। 16,653 पद रिक्त रह गए हैं। इनमें अधिसंख्य पद पारा शिक्षक श्रेणी के सम्मिलित हैं। इसमें 50% पद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए थे। हालांकि अभी कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित भी रखा गया है। रिक्त रह गए पदों में इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 6,667 तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 9,986 पद सम्मिलित हैं। राज्य सरकार ने पहली बार सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए थे, जिसमें पहले चरण में 26,001 पदों के विरुद्ध ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाई थी। रिक्त रह गए पदों एवं शेष पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद शुरू होगी। बदल गया झारखंड का मौसम। तेजी से गिरा तापमान, 18 डिग्री पहुंचा। झारखंड में अब मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है। राजधानी रांची, हजारीबाग, देवघर, पाकुड़ और दुमका समेत राज्य के कई जिलों में ठंडी हवा और सर्दी का असर महसूस होने लगा है। सुबह की ठंडी हवाएं और शाम की गुलाबी ठंड ये साफ संकेत दे रही हैं कि अब मानसून जाने का वक्त आ चुका है। मौसम का ये बदलता रूप त्योहारों के मौसम को और भी सुहावना बनाने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा हालातों के अनुसार अगले 5 दिनों तक पूरे झारखंड में आसमान साफ रहेगा और बारिश का कोई खतरा नहीं है। इससे लोगों को दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को आनंददायक और खुशनुमा मौसम में मनाने का मौका मिलेगा। मौसम साफ रहने के कारण त्योहारों के दौरान बाहर के आयोजनों और पूजा पर भी कोई असर नहीं होगा। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और शाम के वक्त हल्के गर्म कपड़े जरूर पहनें और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाएं ताकि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। तेज ठंडी हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट हो सकती है, जो स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।
वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि इस महीने के अंत तक राज्य पूरी तरह ठंड की चपेट में आ जाएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस वर्ष ला नीना की वजह से सामान्य से अधिक ठंड पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ला नीना एक मौसमी शीत घटना है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर का जल तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इससे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हिमालय की बर्फबारी इस बार राज्य का तापमान और नीचे ला सकती है। इससे कड़ाके की सर्दी बनेगी। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड के प्रति सावधानी बरतने और उचित तैयारियां करने को कहा है। इस सर्दी में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गिरिडीह नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 24 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 4 लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रही दुकानों को लेकर गिरिडीह नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने नटराज चौक से कोऑपरेटिव बैंक तक सड़क किनारे संचालित 24 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध किया और नोकझोंक की स्थिति भी बनी, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की सख्ती के चलते स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया। बताया गया कि जिन दुकानों को हटाया गया उनके संचालकों ने पहले नगर निगम के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन लंबे समय तक सुनवाई टलने के बाद हाल ही में अदालत ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नगर थाना पुलिस बल के अलावा सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हास्ता, दंडाधिकारी विनोद कुमार और अर्बन प्लानर मंजूर आलम भी मौजूद थे। नगर निगम के सख्त रुख को देखते हुए कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान खाली कर दिए। प्रशांत कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद दुकानदारों को पर्याप्त समय दिया गया था। बावजूद इसके कई दुकानों ने निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिसके चलते अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए झारखंड के 10 जिलों में कड़ी चौकसी के निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में और बिहार राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें। रवि कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमाएं साझा करते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार और झारखंड की सीमाओं पर मिरर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन चेक पोस्टों को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध सामग्रियों की आवाजाही पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को पूरी मुस्तैदी से कार्य करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के अंतर राज्य सीमाओं पर निगरानी रखने के साथ साथ बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रूप से संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करें। अवैध शराब भट्टियों की सूचना आपस में साझा कर उसे ध्वस्त करें। अवैध कैश अथवा चुनाव के लिए प्रलोभन हेतु किसी प्रकार की संदिग्ध सामग्री के आवागमन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि छापेमारी में प्राप्त अवैध सामग्रियों के बैकवर्ड लिंकेजेस तलाशते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। कुर्मी को एसटी नहीं बनने देंगे, आदिवासी समाज ने हुंकार रैली निकाल दिखाई ताकत। कुर्मी समाज की एसटी मांग के विरोध में शुक्रवार को धुरवा के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन हुआ। ये आदिवासी हुंकार रैली आदिवासी बचाओ द्वारा आयोजित था। रैली में 32 जनजातीय समुदाय के लोग पहुंचे। सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रैली में बंगाल और महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचे थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ये रैली आदिवासी अस्मिता की आवाज सरना स्थल से निकलकर आई है। ये राज्य, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, लेकिन आज हमें अपने ही राज्य में अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कुर्मी समाज ने कभी खुद को आदिवासी नहीं माना। कुर्मी समाज के नेता राजनीतिक लाभ के लिए एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये आदिवासी पहचान पर हमला है। किसी भी कीमत पर इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदिवासी नेताओं ने कहा कि ये धरती हमारी है, हक कोई नहीं छीन सकता। आदिवासी हुंकार रैली में महाराष्ट्र से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष लक्खी यादव भी पहुंचे थे। सभा को संबोधित किया, कहा कि देश में आरक्षण की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में बांग्लादेश मूल के बंजारा समुदाय ने एसटी दर्जे की मांग की थी, लेकिन महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों ने जोरदार आंदोलन कर महाराष्ट्र सरकार से बंजारा को एसटी सूची में शामिल न करने का लिखित आश्वासन लिया था।
कुड़मी एसटी मांग करना बंद करना होगा। आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी पुरुष से शादी करने पर उनका आरक्षण बंद करना होगा। आदिवासियों के धार्मिक जमीन और रैयती जमीन सफेद पेपर में क्रय विक्रय बंद करना होगा। 5वीं अनुसूची में पेशा कानून लागू करना होगा। जमीन बचाने के लिए आदिवासी आयोग कमीशन आयोग बनाना होगा। 2026 की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलन दिया जाना चाहिए। आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ बंद करना होगा। पलामू के चैनपुर में पेड़ से टकराई एसयूवी, रांची निवासी सवार गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक एसयूवी मेदिनी नगर से रंका की ओर जा रही थी। रास्ते में सड़क पर बने गड्ढे की वजह से चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क की दूसरी ओर जाकर रुकी। इस दुर्घटना में कार पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पहचान रांची के रहने वाले विकास सिंह के रूप में हुई। वो अपनी नानी के घर डाल्टनगंज आए हुए थे और रंकागढ़ अपने एक मित्र से मिलने जा रहे थे। हादसे में विकास सिंह के जांघ और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा। फिलहाल उनका इलाज एमएमसीएच मेदिनी नगर में चल रहा है। रांची जिले में 62,000 से अधिक पेंशनधारियों को सितंबर माह की पेंशन राशि मिली। रांची जिले के 62,482 लाभुकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सितंबर माह की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में आधार आधारित डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी गई है। हर लाभुक को 1,000 की पेंशन राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 50,896 लाभुक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 11,241 लाभुक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना 345 लाभुक। जिन लाभुकों के खातों में पेंशन नहीं पहुंची है उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग यानी लिंकिंग की जांच कर लें। वे अपने प्रखंड अंचल कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। सभी पेंशनधारियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रहे। नया दौर, नई दुकानें, रांची में शराब बिक्री का बदला अंदाज। झारखंड में शराब दुकानों के निजीकरण के बाद राजधानी रांची में शराब की दुकानों की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। अब ये दुकानें सिर्फ शराब बेचने की जगह नहीं रहीं, बल्कि इनका लुक और नाम लोगों को आकर्षित करने लगे हैं। प्यासा, बॉटम्स अप, द ड्रिंक स्टोरी, हाई स्पिरिट्स, सोमरस जैसे नाम अब आम हो चले हैं और इनकी सजावट किसी हाई एंड कैफे या दार जैसी दिखाई देती है। पुराने समय की साधारण और भीड़भाड़ वाली दुकानों की जगह अब एसी से सुसज्जित, कांच की दीवारों वाली, नीटली अरेंज्ड शेल्फ और लाइटिंग से जगमगाती शराब की दुकानें खुल रही हैं। दुकानों के नाम अब पारंपरिक देसी शराब भंडार या अंग्रेजी शराब की दुकान जैसे नहीं हैं। निजी दुकानदार ब्रांडिंग को लेकर सजग हुए हैं। अब नाम ऐसे रखे जा रहे हैं जो युवा वर्ग को आकर्षित करें। बॉटम्स अप, प्यासा जैसे नाम शहर की चर्चा का विषय बने हुए हैं। शराब खरीदने आए एक ग्राहक अमन वर्मा ने कहा, पहले शराब खरीदना एक अजीब अनुभव होता था। भीड़, धक्का मुक्की और अव्यवस्था। अब लगता है जैसे किसी मॉल से कुछ खरीद रहे हों। माहौल साफ सुथरा और प्रोफेशनल हो गया है। राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने के फैसले के बाद जहां सरकारी राजस्व में इजाफा हुआ है, वहीं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते दुकानें बेहतर ग्राहक अनुभव देने की होड़ में लगी हैं। शराब दुकानों के निजीकरण ने रांची की शराब बिक्री की दुनिया को एक नया चेहरा दिया है। नाम से लेकर इंटीरियर तक हर चीज अब एक सोच समझकर बनाई गई ब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा लगती है। विनय सिंह की याचिका खारिज, उनका रांची, हजारीबाग और गुमला शोरूम नहीं खुलेगा। हजारीबाग में वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और उसका म्यूटेशन कराने के आरोपी ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक विनय सिंह का रांची, गुमला और हजारीबाग स्थित उनका शोरूम का ताला बंद ही रहेगा। विनय सिंह ने गुमला के अलावा रांची के दिबड़ी स्थित मोटोजेन और हजारीबाग स्थित नेक्स्टजेन महिंद्रा के शोरूम को सील मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका दोनों शोरूम एसीबी ने पिछले दिनों सील कर दिया था। हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विनय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज एसीबी की दलीलों के बाद उसे खारिज कर दिया। वन भूमि घोटाले के आरोप में विनय सिंह फिलहाल जेल में बंद है। मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले दिनों विनय सिंह के दोनों शोरूम का ताला खोलने का आदेश दिया था, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसीबी के वकील सुमित घड़ोदिया ने शोरूम खोले जाने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि शोरूम खुलने से जांच प्रभावित हो सकता है, साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। विनय सिंह द्वारा दायर याचिका मेंटेनेबल नहीं है।
विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा। वहीं एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की। झारखंड के 2 मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर हुई 100। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की ओर से देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी होने के साथ ही झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। झारखंड के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है। एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी होने वाले मेडिकल कॉलेजों में मुख्य रूप से एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर सरकारी कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर निजी कॉलेज के नाम शामिल हैं। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 100 हो गई है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयास का परिणाम है कि राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ी है। ये प्रयास आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें उपलब्ध हों। अभी एक सरकारी कॉलेज में सीट बढ़ाई गई है, जबकि शेष 4 अन्य कॉलेजों में भी 50-50 सीटों की वृद्धि के लिए प्रस्ताव पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सीट बढ़ने से राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा को बल मिलेगा। सचिव ने बताया कि एनएमसी के पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस राजीव शर्मा, निदेशक पी&सी एनएमसी की ओर से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की अधिसूचना में यूजीएमईबी के तहत स्नातक एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की सीटों की अद्यतन सूची प्रकाशित की गई है। ये संशोधन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों की सीटों के नवीनीकरण और नए कॉलेजों या अतिरिक्त सीटों के अनुमोदन के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्राचार्यों, अभिभावकों और नीट यूजी 2025 में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से इस अद्यतन जानकारी को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है। रांची एसएसपी ने अवैध वसूली करने वाले पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को किया सस्पेंड। एसएसपी राकेश रंजन ने अवैध वसूली करने वाले 3 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। शुक्रवार को एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार थाना के 1 एएसआई, 1 हवलदार और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों इन पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की है। एसएसपी ने जिले भर के पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि इस तरह की अवैध गतिविधि में जो भी पुलिसकर्मी और पदाधिकारी शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची डीसी ने दिवाली, काली पूजा व छठ की तैयारी को लेकर की बैठक। रांची में आने वाले दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आज उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में नगर निगम, पुलिस, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, परिवहन, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के माहौल में मनाए जाएं। उन्होंने साफ कहा कि छठ घाटों की सुरक्षा, सफाई और रोशनी की व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था, हर घाट पर पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती हो। नगर निगम समय पर सभी घाटों की सफाई, चूना छिड़काव और अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था करें। हर बड़े घाट पर हेल्थ कैंप और प्राथमिक उपचार केंद्र लगाया जाए। बिजली विभाग निर्बाध सप्लाई दे और जल विभाग घाटों पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखे। ट्रैफिक पुलिस घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर खास यातायात योजना बनाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड में रखा जाए। रांची में आने वाले दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में नगर निगम, पुलिस, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, परिवहन, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के माहौल में मनाए जाएं। उन्होंने साफ कहा कि छठ घाटों की सुरक्षा, सफाई और रोशनी की व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले जाहिर स्थान में टेका माथा। घाटशिला विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। इस तरह से बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है। नामांकन भरने से पहले बाबूलाल सोरेन ने अपने सरायकिला खरसावा में पैतृक गांव जिलिंगोड़ा के जाहिर स्थान में पूजा अर्चना की। उन्होंने कुछ देर तक यहां ध्यान भी लगाया। इस दौरान बाबूलाल सोरेन पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए।
घाटशिला सीट पर सत्ताधारी महागठबंधन के साथ साथ एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां मधुपुर और डुमरी वाला एक्सपेरिमेंट को नहीं दोहराया है। बिना मंत्री बनाए सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा गया है। एक तरह से मुख्यमंत्री ने जीत के प्रति अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया है, जबकि दूसरी तरफ इस क्षेत्र से वाकिफ चंपाई सोरेन खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं। पिता पुत्र काफी दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता घाटशिला में डेरा जमाए हुए हैं। लिहाजा इस चुनाव के दिलचस्प होने की संभावना है और कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा टीयर 1 2025 की अस्थायी उत्तर कुंजी और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दी है। ये परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार उम्मीदवार अपने उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये सुविधा केवल 16 अक्टूबर रात 9 बजे से 19 अक्टूबर 2025 रात 9 बजे तक उपलब्ध है। उम्मीदवार प्रत्येक प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपया प्रति प्रश्न शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 19 अक्टूबर रात 9 बजे के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां भी मान्य नहीं होंगी। चुनौती पोर्टल पर प्रश्नों और विकल्पों का क्रम परीक्षा के दौरान दिखे क्रम से भिन्न हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनौती पोर्टल पर एक ही शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान क्रम दिखाया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के दौरान चुने गए उत्तर वैसा ही दिखाई देगा जैसा उसने परीक्षा के समय चयन किया था। उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र केवल स्व विश्लेषण के लिए हैं। पोर्टल पर लॉगिन करते समय उम्मीदवारों को इस संबंध में घोषणा देनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद उत्तर कुंजी या रिस्पॉन्स शीट की कोई व्यक्तिगत अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। चतरा पुलिस को मिली सफलता। टीएसपीसी नक्सली संगठन के 2 एरिया कमांडरों का आत्मसमर्पण। पुलिस को नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में एक निर्णायक सफलता मिली है। चतरा और पलामू जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने टीएसपीसी नक्सली संगठन के 2 खूंखार एरिया कमांडरों ने आग्नेयास्त्रों समेत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर कुलदीप गंझू उर्फ पत्थर उर्फ कुणाल और दूसरा 1 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर रोहिणी गंझू उर्फ रोहिणी पाहन शामिल हैं। इन दोनों कुख्यात नक्सलियों ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर और चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सलियों का आपराधिक इतिहास अत्यंत गंभीर रहा है। कुलदीप गंझू उर्फ कुणाल के विरुद्ध चतरा के कुंदा, सदर, मनातू, छतरपुर, प्रतापपुर और गिद्धौर थाना क्षेत्रों में कुल 16 गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि रोहिणी गंझू के विरुद्ध कुंदा और मनातू थाना क्षेत्रों में कुल 10 मामले दर्ज हैं। आत्मसमर्पण के दौरान इन नक्सलियों ने पुलिस को हथियारों का जखीरा भी सौंपा है। रोहिणी गंझू ने एक एसएलआर राइफल और 82 राउंड जिंदा गोली, वहीं कुलदीप गंझू ने एक सेमी राइफल और 103 राउंड जिंदा गोली सौंपी है। रोहिणी और कुलदीप दोनों ही कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा और सिकिदाग के जंगलों में पुलिस के साथ हुई कई मुठभेड़ में भी शामिल रहे थे। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि चतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लगातार अभियान और बढ़ती दबिश के साथ साथ झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति नई दिशा के व्यापक प्रचार प्रसार का परिणाम है। पुलिस ने गांव-गांव जाकर उग्रवादी संगठनों से जुड़े लोगों के परिजनों को पुनर्वास नीति के बारे में अवगत कराकर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया है। पुलिस की दबिश और टीएसपीसी संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर इन एरिया कमांडरों ने पुलिस से संपर्क साधा और मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के समक्ष पूछताछ में इन्होंने आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में न के बराबर 10 दिन का प्रशिक्षण लेने की बात तथा आवश्यक एसएमएस भेजने के अलावा सिम कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा माना जा रहा है। झारखंड के पहले टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने देखा प्रेजेंटेशन। झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लातेहार जिला के पुटवागढ़ क्षेत्र में तैयार होगा। ये प्रस्तावित प्रोजेक्ट पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर का क्षेत्र है। इसको लेकर विभाग द्वारा भूमि चिन्हित कर ली गई है। सरकार के द्वारा टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बेतला नेशनल पार्क के नजदीक के क्षेत्र में बनाए जाने की योजना है। टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बनने से डाल्टनगंज बरवाड़ी मंडल डैम क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ आजीविका का बेहतर साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए इसकी विस्तृत जानकारी दी।
विभाग का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इको टूरिज्म सर्किट, जो नेतरहाट, बेतला, केचकी से लेकर मंडल डैम तक विस्तारित है, इसके विकास में ये प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। इस प्रेजेंटेशन के जरिए अधिकारियों ने बताया कि टाइगर सफारी परियोजना की स्थापना निर्धारित सभी मानकों के अनुसार की जाएगी। टाइगर सफारी बनने से इस क्षेत्र के समुचित विकास की पूरी संभावना है। इस योजना के विस्तार से टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बाघों और अन्य वन्य जीवों को करीब से देखने का एक आकर्षक और नया मौका होगा। ये झारखंड का पहला टाइगर सफारी होगा जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। सीएम आवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाइगर सफारी प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण और वन्य जीव प्राणी सुरक्षित रहे। फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के जरिए 4.5 करोड़ की ठगी, एमपी से गिरफ्तार हुआ साइबर अपराधी। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से साइबर अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को मध्य प्रदेश के सिवनी से गिरफ्तार किया गया है। नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग्स ऐप्स के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के एक शातिर साइबर अपराधी पवन गौड़ को सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 109-25 दर्ज किया गया था। इस केस में पीड़ित से फेसबुक पर एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और निवेश का विज्ञापन दिखाकर कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी की गई। वादी को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, जहां झूठा लाभ दिखाकर उसे कई बार पैसे का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जब आवेदनकर्ता के द्वारा पैसे जमा कर दिए गए तब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने थे सबको अचानक बंद कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट का लालच देने वाले लोगों से आवेदनकर्ता ने कई बार संपर्क किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाया। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब मामले की तफ्तीश शुरू की गई तब यह जानकारी मिली कि इस कांड को मध्य प्रदेश के सिवनी से अंजाम दिया गया है। टेक्निकल सेल के माध्यम से साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा सिवनी की कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराधी पवन गौड़ को गिरफ्तार किया गया। रांची में पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, हजारीबाग बना ओवरऑल चैंपियन। जैप 1 ग्राउंड में चल रहे पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान झारखंड पुलिस की 7 टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन हजारीबाग रहा। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग रेंज ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची टीम दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और कप देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है, यह मंच उन्हें आधुनिक अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाएगा। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट एक बेहतर मंच है। यहां आकर प्रतियोगिता के तौर पर पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान के गुण का प्रदर्शन करते हैं। प्रतियोगिता में विजेता रहे पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से अनुसंधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान का काम तेज गति से हो सके और लंबित मामलों में कमी आए। पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में हजारीबाग का दबदबा रहा। यहां सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन रहा। दूसरे स्थान रांची जिले का रहा। इंडिविजुअल चैंपियनशिप में हजारीबाग के सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश 1 नंबर पर रहे।